नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 11 पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करेंगे। पूर्ववर्ती भाग 1 में हमने अध्ययन किया था वर्ग 13 अर्थात बोरोन परिवार के रासायनिक तथा भौतिक गुणों के बारे में। इस अध्याय में आज हम चर्चा करेंगे कार्बन परिवार की, जो वर्ग 14 में आता है। आइए हमारी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कार्बन भूपर्पटी में 17वां सबसे प्रचुर तत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। नंबर 2 पर सिलिकॉन होता है, नंबर 3 पर एल्युमिनियम आता है। कार्बन का नंबर यहाँ पर 17वां है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है जिसका अर्धायुकाल 5770 वर्ष है और इसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से हम किसी की भी आयु की गणना कर सकते हैं। सिलिकॉन भूपर्पटी पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है और प्रकृति में सिलिका और सिलिकेट के रूप में उपस्थित होता है। इसे सिरेमिक, कांच और सीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन के शुद्धतम रूप अर्थात अल्ट्रा प्योर फॉर्म का उपयोग ट्रांजिस्टर और अर्धचालक उपकरण बनाने में किया जाता है। टिन मुख्य रूप से कैसिट्राइट SnO2 और लेड ग्लेना के रूप में प्राप्त होता है। फ्लेरोवियम का प्रतीक Fl है। इसकी परमाणु संख्या 114 तथा इसका द्रव्यमान 289 ग्राम प्रति मोल होता है, अर्थात एक मोल का भार 289 ग्राम होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Rn 5f14 6d10 7s2 7p2 है। इसे बहुत कम मात्रा में बनाया जा सका है क्योंकि इसकी अर्धायु बहुत कम होती है, इसलिए इसका रसायन भी अभी तक हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं हो पाया है। इन तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np2 होता है, अर्थात इनके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण इनकी इलेक्ट्रॉनीय संरचनाएं अन्य गुणों को प्रभावित करती हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से होता है: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन तथा लेड। यहाँ देखिए कि कार्बन तथा सिलिकॉन के मध्य में कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम के मध्य में 10 डी इलेक्ट्रॉन है। टिन तथा लेड इन दोनों के मध्य में 14 एफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो इनके रसायन विज्ञान को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुीय आकार बढ़ता है क्योंकि नया इलेक्ट्रॉन एक नए कोश में जुड़ जाता है। वर्ग 14 के सदस्यों की प्रथम आयनन एंथैल्पी समूह 13 के संगत सदस्यों से अधिक होती है क्योंकि वर्ग 14 के तत्वों का आकार वर्ग 13 के तत्वों के आकार से कम होता है। सामान्यतः आयनन एंथैल्पी समूह में नीचे की ओर घटती है क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन तक आयनन एंथैल्पी में बहुत कम कमी होती है, जबकि टिन से लेड तक आयनन एंथैल्पी में थोड़ी वृद्धि होती है। यह डी व एफ कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। डी व एफ में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, जिस कारण से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आवेश अधिक प्रभावी होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान प्राय घटता है। बोरोन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है, जबकि एल्युमिनियम, गैलियम तथा इंडियम इनकी विद्युत ऋणताओं का मान समान होता है। लेकिन थेलियम की विद्युत ऋणता इनसे अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में F इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से उनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है तथा नाभिकीय आवेश अधिक प्रभावी हो जाता है।
समूह 14 के सभी सदस्य ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन अधातु है, जबकि जर्मेनियम एक उपधातु है। टिन और सीसा कम गलनांक वाली नरम धातुएं होती है। सीसा जो कि लेड के नाम से जाना जाता है। समूह 14 के तत्वों के गलनांक और कथनांक समूह 13 के संगत तत्वों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि आकार छोटा होता है, जिस कारण इनके बीच में बनने वाले बंध लघु होते हैं और लघु बंध को तोड़ने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन और सिलिकॉन में +4 ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित होती है, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np2 होता है, जिस कारण से यह अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +4 दर्शा सकते हैं। जर्मेनियम, टिन और लेड ये दोनों +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था में 2 अंकों की कमी यह क्यों होती है? क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव यहाँ पर भी कार्य करता है। जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है तथा +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। +4 अवस्था में यौगिक सामान्यतः सहसंयोजक होते हैं, जबकि +2 अवस्था में यौगिक प्राय आयनिक प्रकृति के होते हैं। +2 अवस्था में लेड यौगिक स्थिर होते हैं और +4 अवस्था में प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, क्योंकि +4 अवस्था में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके +2 अवस्था में आ जाते हैं। इनका अपचयन हो जाता है तथा ये दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण आसानी से कर देते हैं। कार्बन अपनी सहसंयोजकता को 4 से अधिक नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि कार्बन में डी कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। वे अपनी सहसंयोजकता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इनके हैलाइडों का जल अपघटन बड़ी आसानी से हो जाता है तथा ये एक संकुल भी बना सकते हैं। जैसे सिलिकॉन SiF6 संकुल बना सकता है, जर्मेनियम GCl6 संकुल बनाता है, टिन जल अपघटित होकर SnO6 बनाता है। इन सभी उदाहरणों में इन परमाणुओं की संकरण अवस्था sp3d2 होती है, क्योंकि इस संकरण में रिक्त डी कक्षक भी भाग लेते हैं। ये सभी सदस्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। यह ऑक्साइड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें मोनोऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड कहा जाता है, MO और MO2। SiO केवल उच्च तापमान पर उपस्थित होता है। तापमान कम करने पर इसका अपघटन हो जाता है। डाइऑक्साइड जैसे CO2, SiO2 और GeO2 अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि SnO2 और PbO2 उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अब यह CO2 अम्लीय प्रकृति का कैसे है? देखिए, जब CO2 की क्रिया हम लोग जल से करवाते हैं या इसको जल में विलय करते हैं तो H2CO3 बनता है, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होने के कारण CO2 की प्रकृति भी अम्लीय है। मोनोऑक्साइड में CO उदासीन है, GeO अम्लीय है, जबकि SnO और PbO उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी का अर्थ है ये अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकार की प्रकृतियां दर्शाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाली स्पीशीज को हम लुईस अम्ल कहते हैं। जल के प्रति अभिक्रियाशीलता। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जल से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात ये जल से क्रिया नहीं करते हैं। सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनने के कारण लेड भी पानी से अप्रभावित रहता है। टिन भाप से क्रिया करके डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस बनाता है।
हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, ये तत्व दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कौन से होते हैं? डाई हैलाइड तथा टेट्रा हैलाइड। PbI4 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर लेड की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। हम जानते हैं कि +4 अवस्था में लेड एक अच्छा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है जो I- को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण Pb+4 कम स्थायी होता है तथा Pb+2 अधिक स्थायी होता है। कार्बन को छोड़कर अन्य सभी सदस्य सीधे हैलोजन से अभिक्रिया कर लेते हैं। अधिकांश MX4 सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। इन हैलाइडों में sp3 संकरण होता है। SnF4 और PbF4 आयनिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनकी विद्युतरणताओं का अंतर अधिक होता है। डाई हैलाइड की स्थिरता समूह में नीचे की ओर बढ़ती है क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं +4 ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में। ऊष्मीय और रासायनिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए GeX4 GeX2 की तुलना में अधिक स्थायी है, जबकि PbX2 PbX4 की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अर्थात जर्मेनियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था हैलाइड के साथ स्थायी है, जबकि लेड की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। CCl4 को छोड़कर अन्य टेट्रा हैलाइड आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार आता है कि CCl4 का जल अपघटन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि CCl4 में कार्बन के पास रिक्त D कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण से यह जल अपघटित नहीं हो सकता है। जबकि क्या होता है? SiCl4 आसानी से जल अपघटित हो जाता है। Si के पास रिक्त D कक्षक उपस्थित होते हैं। इन रिक्त D कक्षकों में यह ऑक्सीजन से एक Lp प्राप्त कर लेता है, एक लॉन पेयर प्राप्त कर लेता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर लेता है और जल अपघटित होकर सिलिसिक अम्ल बना लेता है। कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां तथा असामान्य व्यवहार। अन्य समूहों के प्रथम सदस्यों की भांति कार्बन भी अपने समूह के अन्य सदस्यों से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके क्या कारण होते हैं? एक तो छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च आयनन एंथैल्पी तथा D कक्षकों की अनुपस्थिति। कार्बन स्वयं के साथ तथा अन्य छोटे उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में p-pi बहुबंध बनाने की क्षमता रखता है। जैसे कार्बन खुद के साथ में भी डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है तथा कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ में भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। जबकि भारी तत्व p-pi बंध नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके परमाणु कक्षक प्रभावी अतिव्यापन नहीं कर पाते हैं आकार बड़ा होने के कारण। कार्बन में अन्य तत्वों की तुलना में श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए कार्बन एक दूसरे कार्बन से जुड़कर एक बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक श्रृंखलन की प्रवृत्ति कार्बन में पाई जाती है। कार्बन के अपर रूप। जैसा कि हमने बताया था कि अपर रूप किसे कहते हैं? जब तत्वों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं परंतु उनका रासायनिक गुण एक ही होता है तो उन्हें अपर रूप कहा जाता है। कार्बन दो प्रकार के अपर रूपों में हमें प्राप्त होता है, जिन्हें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। इसके क्रिस्टलीय अपर रूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आदि होते हैं। अक्रिस्टलीय अपर रूपों में कॉक, चारकोल आदि आते हैं। हम इनके क्रिस्टलीय अपर रूपों का ही अध्ययन करेंगे। हीरा, जिसे डायमंड भी कहा जाता है, यह एक क्रिस्टलीय जालक होता है। हीरे में कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। इस संरचना में दिशात्मक सहसंयोजक बंध बनते हैं। दिशात्मक बंधों के कारण इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिनको की तोड़ना सबसे मुश्किल होता है।
इसलिए हीरा पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। देखिए हीरे की संरचना में क्या है, एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन की संकरण अवस्था sp3 होती है तथा इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी 154 पिकोमीटर होती है। कार्बन के पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, या हम कहें यह एक कुचालक पदार्थ है। इसका उपयोग धार तेज करने के लिए अपघर्षक के रूप में किया जाता है, डाई बनाने में करते हैं, बिजली के प्रकाश बल्बों के लिए टंगस्टन तंतु के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक परतीय संरचना वाला अपर रूप है। ये परत एक दूसरे के साथ दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़ी होती है। 2 परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। प्रत्येक परत कार्बन परमाणुओं के षटकोणीय वलय से बनी होती है, जिसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 141.5 पिकोमीटर होती है। षटकोणीय वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत होता है, अर्थात एक कार्बन निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बना करके रखता है। कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ में भी बंध नहीं बनाता है, जिस कारण वह पूरे क्रिस्टल में विस्थानीकृत रहता है, अर्थात उसका कोई भी स्थान निश्चित नहीं होता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का संचालन करता है। परतों के बीच में अधिक दूरी होने के कारण तथा एक परत दूसरी परत से दुर्बल वांडरवाल बल से जुड़ी होने के कारण यह बहुत ही नरम और चिकना होता है। इस कारण से ग्रेफाइट का उपयोग उच्च तापमान पर चलने वाली मशीनों में ड्राई लुब्रिकेंट अर्थात शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ऊष्मागतिकी के रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप ग्रेफाइट होता है, इसलिए ग्रेफाइट के लिए डेल एफ एच नॉट अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी को 0 माना जाता है। फुलरीन। हीलियम या ऑर्गन गैस जैसी अक्रिय गैसों की उपस्थिति में एक विद्युत आर्क में ग्रेफाइट को गर्म करने से फुलरीन बनती है। वाष्पीकृत CN छोटे अणुओं के संघनन से बनने वाले कजली में मुख्य रूप से C60 के अणु होते हैं। फुलरीन कार्बन का एकमात्र शुद्ध रूप है, क्योंकि उसकी संरचना में लटकने वाले डैंगलिंग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। फुलरीन पिंजड़े के समान एक अणु है। C60 अणु का आकार एक सॉकर बॉल अर्थात फुटबॉल की तरह होता है। इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। फुलरीन में 6 मेंबर्ड रिंग होती है तथा 5 मेंबर्ड रिंग होती है। 6 सदस्यीय तथा 5 सदस्यीय वलय होती है। 6 मेंबर्ड रिंग 20 होती है तथा 5 मेंबर्ड रिंग इसमें 12 होती है। 6 मेंबर्ड रिंग 6 या 5 मेंबर्ड रिंग के साथ ही जुड़ी होती है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग के साथ ही जुड़ी होगी। सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तथा कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत रहता है, जो इस अणु को एरोमेटिक गुण प्रदान करता है। देखिए ये एक फुलरीन की संरचना है। ये C60 का एक अणु है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बंध नहीं है जो मुक्त हो। जितने भी बंध यहाँ बने हुए हैं सब एक एक परमाणुओं के साथ में जुड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी डैंगलिंग बॉन्ड नहीं है। डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होने के कारण से यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। अभी तक हमने देखा कि कार्बन परिवार में भी अक्रिय युग्म प्रभाव तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति भी उनके रसायन विज्ञान को किस प्रकार से प्रभावित करती है। कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन के बारे में हमने जाना। ग्रेफाइट के लिए
फॉर्मेशन एंथैल्पी का मान 0 माना गया है, अर्थात वह ऊष्मागतिकी रूप से सर्वाधिक रूप से स्थायी पदार्थ है। फुलरीन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। आइए आगे की भाग की हम चर्चा करते हैं। कार्बन के उपयोग। प्लास्टिक पदार्थ में अंतः स्थापित ग्रेफाइट तंतु उच्च क्षमता वाली हल्की वस्तुएं बनाते हैं। इन वस्तुओं का उपयोग मछली पकड़ने की छड़, टेनिस रैकेट, वायुयान तथा डोंगी, जिसे छोटी नाव भी हम लोग कहते हैं, जिसे 1 या 2 लोगों को चलाने के काम आती है, बनाने में होता है। विद्युत का अच्छा सुचालक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। औद्योगिक विद्युत अपघटन में इन इलेक्ट्रोडों का उपयोग बहुतायत से होता है। ग्रेफाइट द्वारा निर्मित क्रूसिबल तनु अम्लों तथा क्षारों के प्रति अक्रिय होती है। अत्यधिक सरंध्र सक्रिय चारकोल का उपयोग गैस मास्क में जहरीली गैसों को अधिशोषित करने में होता है। इसका उपयोग जल छंत्र अर्थात फिल्टर प्लांट्स में कार्बनिक अशुद्धियों को दूर करने तथा वातानुकूलन में गंध को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। कार्बन स्याह अर्थात कार्बन ब्लैक का उपयोग कृष्ण रंजक ब्लैक डाई बनाने में तथा स्वचालित वाहनों के टायर में पूरक के रूप में और कॉक का उपयोग धातु क्रम में अपचायक के रूप में किया जाता है। कॉक का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। हीरा एक मूल्यवान पत्थर है जिसका उपयोग आभूषणों में होता है। हीरे का भार सामान्यतः कैरेट में दर्शाया जाता है। 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 मिलीग्राम के अर्थात 0.2 ग्राम के। सोने की शुद्धता को भी कैरेट में दर्शाया जाता है। कैरेट का मतलब अगर हीरे के संदर्भ में बात करेंगे तो उसे हम भार कहेंगे और 1 कैरेट का भार होगा 0.2 ग्राम। अगर गोल्ड के संदर्भ में हम लोग कैरेट बोलते हैं तो वहाँ हम लोग बता रहे हैं कि उस गोल्ड की प्योरिटी कितनी है। 24 कैरेट गोल्ड किसके बराबर होता है? 100% प्योरिटी के बराबर होता है। अतः इन दोनों शब्दों का उपयोग हीरे तथा गोल्ड दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। जब किसी कार्बन को हम लोग वायु की लिमिटेड क्वांटिटी में गर्म करते हैं या जलाते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। फॉर्मिक अम्ल को 373 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। औद्योगिक रूप से इसका निर्माण कॉक पर भाप को प्रवाहित करके बनाया जाता है। CO तथा H2 के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। इसे संश्लेषण गैस भी कहते हैं क्योंकि इससे कई तरह के उत्पाद प्राप्त होते हैं। यदि हम भाप के स्थान पर वायु का प्रयोग करें तो हमें CO प्लस N2 का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन और जल में अघुलनशील गैस है। यह एक शक्तिशाली अपचायक है। क्षार और क्षारीय मृदा धातुओं, एल्युमिनियम और कुछ संक्रमण धातुओं के अलावा ये लगभग सभी धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है, जिस कारण इसका उपयोग धातु क्रम में शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। CO अणु में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 1 सिग्मा तथा 2 पाई आबंध उपस्थित होते हैं। कार्बन पर एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण CO अणु लुईस क्षार के रूप में कार्य करता है। CO अत्यधिक जहरीली प्रकृति का होता है। यह हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स की अपेक्षा 300 गुना अधिक स्थायी होता है। यह लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन को पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने से रोक देता है। अंततः व्यक्ति की या प्राणी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कब होता है? जब हम बंद कमरे में रात को अंगीठी जला करके सो जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार हमें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि अंगीठी जला करके सो गए थे और उनकी सुबह मृत्यु हो गई, क्योंकि अंगीठी जलाने से
क्या हो गया, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम प्राप्त हुई। कम मात्रा प्राप्त होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड वायु की अधिकता में यह कार्बन या कार्बन युक्त ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होता है, जबकि अपूर्ण दहन से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो रहा था। प्रयोगशाला में इसे हम कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ करवाने पर यह बन जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसे चूना पत्थर को गर्म करके बनाया जाता है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। पानी के साथ यह कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। H2CO3 तथा HCO3- बफर सिस्टम रक्त के pH को 7.26 से 7.42 के बीच बनाए रखने में मदद करता है। प्रकृति में अम्लीय होने के कारण यह क्षार के साथ मिलकर धातु कार्बोनेट बनाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपने लिए, पशुओं और मनुष्य के लिए भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस भी हमें प्राप्त होती है। CO2 जहरीली नहीं होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जिसका उपयोग आइसक्रीम और जमे हुए भोजन के लिए रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है। शीतल पेय को कार्बोनेट करने के लिए गैसीय CO2 का उपयोग किया जाता है। भारी होने और दहन का समर्थन न करने के कारण इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। CO2 अणु में कार्बन परमाणु sp संकरित अवस्था में होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे सिलिका भी कहा जाता है। यह कई क्रिस्टल संरचनात्मक रूपों में होता है, जैसे क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइडिमाइट सिलिका के कुछ क्रिस्टलीय रूप हैं। उपयुक्त तापमान पर ये एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजक त्रिआयामी नेटवर्क ठोस है। देखिए क्या होगा, इसमें SiO बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इसमें एक वलय के समान संरचना हमें प्राप्त होती है। इस वलय में देखिए हमारे पास 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। इस कारण इसे हम 8 मेंबर्ड रिंग भी कहते हैं। अति उच्च SiO बंध एंथैल्पी होने के कारण सिलिका अक्रियाशील होता है। उच्च ताप पर सिलिका हैलोजन, डाइहाइड्रोजन, अधिकांश अम्लों तथा धातुओं के प्रहार को प्रतिरोपित करता है, अर्थात यह इनसे क्रिया नहीं करता है। सिलिका HF तथा NaOH से अभिक्रिया कर लेता है। NaOH से अभिक्रिया करने पर Na2SiO3 बनता है, जिसे सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। क्वार्ट्ज का उपयोग दाब विद्युत सामग्री पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बनाने में किया जाता है। इससे अत्यंत सटीक घड़ियां, आधुनिक रेडियो और टेलीविजन प्रसारण और मोबाइल रेडियो संचार विकसित करना संभव हो पाया है। सिलिका जेल का उपयोग सुखाने वाले एजेंट के रूप में और वर्णलेखी सामग्री क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। छनित संयंत्रों यानी फिल्टर प्लांट में किसेल गुड़, जो कि सिलिका का एक अक्रिस्टलीय रूप है, उसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन, यह कार्ब सिलिकॉन बहुलकों का एक वर्ग है। कार्ब मीन कार्बन, जिसमें R2SiO2 एक पुनरावर्ती इकाई होती है। सिलिकॉन के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ एल्किल या एरिल प्रतिस्थापी सिलिकॉन क्लोराइड RnSiCl4-N होता है, जिसमें R एल्किल या एरिल समूह होता है। जब 573 केल्विन ताप पर मेथिल क्लोराइड कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में सिलिकॉन से क्रिया करता है तो मेथिल प्रतिस्थापी क्लोरोसिलेन बनते हैं। देखिए मिथाइल क्लोराइड सिलिकॉन के साथ अभिक्रिया करके डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन बना रहा है, जिसके जल अपघटन से हमें सिलिकॉन प्राप्त हो जाते हैं। जब इनका बहुलकीकरण करवाया जाता है तो हमें SiO SI बंध वाले सिलिकॉन प्राप्त हो जाते हैं।
यदि इस अभिक्रिया को रोकना हो तो हम CH3 होल थ्राइस SiCl मिला देते हैं, जिससे अभिक्रिया का एक सिरा या दोनों सिरे हम लोग बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जितनी लंबाई की बहुलक चाहते हैं उतने ही लंबाई का बहुलक हमें प्राप्त होगा। अध्रुवीय एल्किल समूहों के उपस्थिति के कारण सिलिकॉन जल प्रतिकर्षी होते हैं। सामान्यतः इनमें उच्च ऊष्मीय स्थायित्व, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य तथा रसायनों व ऑक्सीकरण के प्रति ये निष्क्रिय होते हैं। इनका उपयोग सीलेंट ग्रीस बनाने में, विद्युत रोधी तथा जल सह वस्त्र वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग प्लास्टिक सर्जरी में भी किया जाता है। सिलिकेट्स ऐसे रसायन जिसमें SiO4 4- इकाइयां उपस्थित होती हैं उन्हें सिलिकेट्स कहते हैं। प्राकृतिक रूप से ये फेल्ड्स्पार, जियोलाइट्स, श्वेत अभ्रक और एस्बेस्टोस के रूप में मिलते हैं। मानव द्वारा बनाए गए सिलिकेट्स कांच और सीमेंट है। किसी भी सिलिकेट की संरचना को आसानी से प्रदर्शित करने के लिए हम इस प्रकार का एक रेखा आरेख प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पर जो एक डॉट है वह सिलिकॉन परमाणु को प्रदर्शित करता है तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की उपस्थिति को O से प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ जहाँ ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है वहाँ वहाँ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जियोलाइट्स, इनकी संरचना एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। जियोलाइट्स में बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिस कारण से इन्हें शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट भी कहा जाता है। जियोलाइट्स होते क्या हैं? यदि एल्युमिनियम परमाणु सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कुछ सिलिकॉन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो एल्यूमिनो सिलिकेट नामक ऋणावेशित संरचना बनती है, जिन्हें जियोलाइट्स कहा जाता है। इस ऋण आवेश को धन आयन जैसे पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और सोडियम आयन संतुलित कर सकते हैं। जियोलाइट्स का उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन और समावेशीकरण के लिए किया जाता है। जैसे कि ZSM5 का उपयोग अल्कोहल को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित करने में करते हैं। गैसोलीन क्या होती है? ये एक तरह का ईंधन है। और ZSM5 का अर्थ क्या है? ZSM होता है जियोलाइट सीव मॉलिक्यूलर साइज 5। अभी जैसे कि आपको बताया कि जियोलाइट क्या होता है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना वाला उत्प्रेरक है जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन छिद्र के आकार के आधार पर ही हम जियोलाइट्स का वर्गीकरण करते हैं। जियोलाइट्स का उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है। इस पाठ के प्रथम भाग में हमने चर्चा की थी बोरॉन परिवार के बारे में तथा हमने देखा था कि हमारे वहां पर अक्रिय युग्म प्रभाव तथा डी कक्षकों की अनुपस्थिति जो कि द्वितीय आवर्त में नहीं होते हैं। द्वितीय आवर्त के अतिरिक्त अन्य सभी आवर्तों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये दोनों ही प्रभाव हमारे वर्ग 13 तथा वर्ग 14 के रासायनिक गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। आज के इस भाग में हमने चर्चा की वर्ग 14 के तत्वों के बारे में। यहाँ पर हमने कार्बन के अपर रूप देखे तथा कार्बन परिवार के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। कार्बन के अपर रूपों में हमने देखा कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट सबसे स्थायी कार्बन का अपर रूप है तथा फुलरीन सबसे अधिक शुद्ध रूप है। हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली प्रकृति की होती है। यदि हम बंद कमरे में कोई अंगीठी जला के रख दें तो उसकी वजह से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। हमने देखा कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, जिसका उपयोग हम प्रशीतन में भी करते हैं। साथ ही हमने सिलिका, सिलिकेट्स तथा सिलिकॉन के बारे में भी जाना है। इसी के साथ हमारा पाठ
समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे किसी और अध्याय में, तब तक के लिए